दोस्तों आज बात करते हैं एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की। डाइवोर्स पिटीशन के दौरान हस्बैंड को जो एविडेंस देते समय प्रिकॉशन बरतनी है, जो एहतियात बरतनी है, जिन बातों का ख्याल रखना है, उनके बारे में आज डिस्कस करते हैं। चूँकि मैंने ये देखा है कि कई बार एविडेंस देने में चूक हो जाती है, और चूँकि ओरल एविडेंस का जो मौका है वो केवल मिलता है फैमिली कोर्ट के सामने जब एविडेंस होती है इनिशियल स्टेज पे ट्रायल के समय। तो लिहाजा ये बड़ा ज़रूरी है कि हम केयरफुली अपनी एविडेंस को लीड करें। अगर एविडेंस देने में ज़रा भी चूक होती है तो फिर कभी कोई मौका नहीं मिलता है और बड़ी भारी परेशानी आगे हो जाती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये बात मैं आपसे साझा करूँ कि मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर और जो वेरियस केस लॉ है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने जो इसमें प्रिंसिपल ले डाउन किए हैं, तो उनके बेसिस पर जो मुख्य बातें हैं वो मैं आपके साथ आज डिस्कस करना चाहता हूँ। तो पहली बात तो ये है कि आप जो एविडेंस दें वो केवल वो दें कि जो आपने फैक्ट्स प्लीड कर लिए हैं। अगर कोई मामला ऐसा है जो प्लीडेड नहीं है तो उसमें वो बात आपकी कंसिडर नहीं की जाएगी। तो ये बात बार बार रिपीट की है सुप्रीम कोर्ट ने भी, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी, और दूसरे जो हाई कोर्ट्स उन्होंने भी, कि जो भी ग्राउंड आपने लिया है और जो भी अभी आप एविडेंस देने चाहते हैं तो उसके बारे में प्लीडिंग ज़रूरी हो। वैसे तो बेसिक प्रिंसिपल है कि नो एविडेंस इज़ एडमिसिबल बियॉन्ड प्लीडिंग्स, लेकिन कई बार लोग सोचते हैं कि भाई एविडेंस एक्ट या सीपीसी एज इट इज़ एप्लीकेबल नहीं है, और फैमिली कोर्ट में बहुत स्ट्रिक्ट प्रोसीजर जो एविडेंस एक्ट का है, सीपीसी का है, वो लागू नहीं किया जाता है, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा केयर नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है और इसमें बड़ी केयर करनी है, ख़ास तौर से वहाँ जहाँ हस्बैंड की ओर से पिटीशन फाइल्ड है, कि आप जो भी एविडेंस दें वो पर्टिकुलर फैक्ट प्लीडेड होना चाहिए। अगर आपकी प्लीडिंग्स में वो पर्टिकुलर फैक्ट नहीं है तो आप उसमें एविडेंस नहीं दे पाएंगे। क्योंकि जनरली जो ग्राउंड्स हैं वो डाइवोर्स के दो ही होते हैं, कि क्रूएल्टी या डिजर्शन। तो दोनों ही चीज़ों को साबित करने का जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, जो भार है, वो वादी पर होता है, हस्बैंड पर होता है। लिहाजा उसको इसमें बड़ा केयरफुल रहना है कि हर बात उसे जो उसने अपनी प्लीडिंग में कही है वो साबित करनी है। और दूसरी बात यह है कि फैक्ट्स वो प्लीड होने चाहिए। अगर प्लीडिंग में नहीं है आपकी तो एविडेंस आपकी बेकार होगी, वो नहीं पढ़ी जाएगी, बल्कि आपके अगेंस्ट ये आर्ग्यू किया जा सकता है दूसरी पार्टी की तरफ से कि भाई आप अपने प्लीडिंग में एक बात नहीं लिए और अब तो आप अपना केस इम्प्रूव कर रहे हैं। तो ये आपके केस के लिए और आपके लिए ये डैमेजिंग होगा। तो पहली बात, जो पहला पॉइंट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि आपकी प्लीडिंग उन फैक्ट्स के बारे में ज़रूर होनी चाहिए जिन फैक्ट्स पर आप अपना डाइवोर्स पिटीशन फाइल कर लें, जिन फैक्ट्स के बेसिस पर आप क्रूएल्टी एलेज कर लें, और जिसके बेसिस पर आप वो एविडेंस देना चाहते हैं। तो कोई बात अगर प्लीडेड नहीं है तो आप उसमें एविडेंस न दें, और यदि देंगे भी तो बेकार होगा, बल्कि आपको एक एडवर्स इस आर्ग्यूमेंट को और काउंटर करना पड़ेगा कि भाई ये आपने अपना केस इम्प्रूव कर लिया है। जो दूसरी बात है वो ये है, जो इसी रेफरेंस में बड़ी ज़रूरी है, कि देखिए आपको जो डाइवोर्स ग्रांट होगा वो उसी ग्राउंड पर होगा जो आपने प्लीड की है। जैसे मान लीजिए आपने केवल क्रूएल्टी का ग्राउंड लिया है और आपका डिजर्शन का ग्राउंड है ही नहीं, तो ऐसा नहीं है कि आप आर्ग्यू कर सकें कि साहब देखिए फिर भी इतने दिन हो गए हैं, या हमारा डिजर्शन एक बहुत लंबे अरसे तक का हो गया, तो लिहाजा डिजर्शन के ग्राउंड पर भी हमें डाइवोर्स दिया जाए। तो अपने सुप्रीम कोर्ट की लगातार ये व्यू है कि नहीं, आपने अगर डिजर्शन और क्रूएल्टी दोनों ग्राउंड्स प्लीड किए हैं और दोनों ग्राउंड्स पर आपने डाइवोर्स मांगा है, तब तो ये आपकी बात चलेगी। लेकिन यदि आपने केवल क्रूएल्टी को ग्राउंड बनाया है, केवल क्रूएल्टी को प्लीड किया है, तो ऐसा नहीं है कि कोर्ट सुओ मोटो और डिजर्शन के ग्राउंड को कंसीडर कर ले और उसके बेसिस पर अपना आपको डाइवोर्स डिग्री प्रदान करे। तो ये बड़ा ध्यान रखें कि आप या तो दोनों ग्राउंड हैं कि भाई क्रूएल्टी भी हो और डिजर्शन भी हो, और तब आप डाइवोर्स पिटीशन अपना एविडेंस दें और आर्ग्यू करें। लेकिन अगर मान लीजिए दोनों ग्राउंड नहीं है और आपने एक ही ग्राउंड लिया है, तो दूसरे ग्राउंड पर आप बहुत ज़्यादा डिपेंड ना करें, और ये किसी भी सूरत में ये कोर्ट उसको अलाउ नहीं करेगी। यानी अगर डिजर्शन का ग्राउंड है तो क्रूएल्टी पे के आधार पे डाइवोर्स नहीं ग्रांट किया जाएगा, और अगर डिजर्शन का ग्राउंड है तो क्रूएल्टी के आधार पे नहीं दिया जाएगा। और अगर दोनों ग्राउंड आपने लिए हैं, दोनों से रिलेटेड जो नेसेसरी फैक्ट्स हैं
वो आपने प्लीड की हैं, तो कोर्ट इसको कंसिडर कर सकता है कि भाई चलिए जो भी आपका ग्राउंड प्रूव होगा उसके बेसिस पर कोर्ट आपका केस कंसिडर की जाएगी। तो दूसरी बात ये हो गई कि आपको बड़ा ख्याल रखना है कि आपने जो ग्राउंड लिया है, क्रुएल्टी का लिया है तो क्रुएल्टी की एविडेंस दीजिए, और डिजर्शन का लिया है तो डिजर्शन की केवल लीजिए की एविडेंस आप दीजिए। और यदि दोनों ग्राउंड्स आपने प्लीड की हैं तब आप स्वतंत्र हैं कि दोनों ग्राउंड्स के बेसिस पर आप अपनी एविडेंस दे सकें। तीसरी बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ये बड़ा आप कैलकुलेट कर लें कि अगर डिजर्शन का ग्राउंड है तो ऑन दी डेट ऑफ डाइवोर्स पिटीशन 2 साल कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर 2 साल कंप्लीट नहीं हुए हैं तो आपका डिजर्शन का जो ग्राउंड है वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो ये आप अपना होमवर्क करें और ये बिल्कुल डाइवोर्स पिटीशन फाइल करने से पहले ही आप ये देख लें कि भाई 2 साल आपके डिजर्शन पीरियड को पूरे हो गए हैं कि नहीं है। तो ये भी बात बड़ा ख्याल रखने की है। कई बार ये होता है कि बिना इस टाइम पीरियड का जो लिमिट फिक्स की है लॉ में उसका ख्याल किए बिना और डाइवोर्स पिटीशन फाइल हो जाता है और एविडेंस भी दे दी जाती है, तो उससे पे बाद में बड़ी दिक्कतें आती हैं और डिजर्शन का ग्राउंड आपका टेनेबल नहीं होता और उस ग्राउंड को कोर्ट कंसिडर करने से रिफ्यूज़ कर देती है। तो तीसरी बात ये भी ध्यान रखनी है कि 2 साल पूरे हो जाने चाहिए। चौथी बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आप करेक्टर असैसिनेशन ना करें। अगर आपने कोई ग्राउंड ले लिया है, एडल्ट्री का ले लिया, या ये आपने कहा कि जो स्पाउस है आपका, जो डिफेंडेंट है, उसका जो लूज़ इजी वर्च्यू की है या उसका कहीं और रिलेशन है या और कहीं उसका अफेक्शन है, यानी जो करेक्टर असैसिनेशन का ग्राउंड है, ये आप बहुत केयरफुली लें। क्योंकि अगर ये प्रूव नहीं होता है तो उसमें आपका डाइवोर्स पिटीशन डिसमिस किया जा सकता है और ये माना जाएगा कि भाई आप जो अननेसेसरी और हेरेसमेंट के लिए ग्राउंड फॉल्स अपने स्पाउस के अगेंस्ट ले रहे हैं। तो जब तक आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस ना हो तब तक आप एडल्ट्री का या एक करेक्टर असैसिनेशन वाला या करेक्टर को एलिज करने वाला नेगेटिव वे में ऐसा कोई ग्राउंड ना लें। ये बड़ा आपका ध्यान रखना है। और यूपी में हमारे जो हाई कोर्ट के रूल्स हैं उसमें तो ये कहा गया है कि बड़ा ज़रूरी है, जो यूपी में अमेंडमेंट है एक्ट में भी है, कि अगर आपने ये कहा है कि एडल्ट्री में वाइफ रह रही है तो जो उस आदमी के साथ उसको रहना आप बताते हैं उसको भी आपको पार्टी बनाना पड़ेगा। तो मेरा अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ये है कि एडल्ट्री की ग्राउंड बड़ा मुश्किल होता है प्रूव करना जब तक आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस ना हो, डॉक्यूमेंट्री और ओरल, तब तक आप इस ग्राउंड को मत दीजिए। क्योंकि अगर आप ये ग्राउंड लेते हैं और आप प्रूव नहीं कर पाते हैं तो इससे आपका जो डाइवोर्स पिटीशन है वो ख़राब ही होने के चांसेस हैं। और लिहाजा मेरी अपनी राय ये है और ये मेरा मानना है कि आप करेक्टर असैसिनेशन करने वाला कोई ग्राउंड अपने प्लीडिंग में या एविडेंस में तब तक ना लें जब तक कि आपके पास इसके बारे में स्ट्रॉन्ग एविडेंस ना हो। तीसरी बात ये आती है कि आप ये बड़ा ध्यान रखें कि अगर आपने क्रूएल्टी का ग्राउंड लिया है तो आपको अपनी इंडिपेंडेंट एविडेंस से साबित करना होगा। ऐसा नहीं है कि जो डिफेंडेंट ने या स्पाउस ने, दूसरे स्पाउस ने, आपकी वाइफ ने जो एविडेंस दी है उसके बेसिस पर क्रूएल्टी का कोई रिलीफ आपको ग्रांट कर दिया जाए। ये तो आपको अपनी एविडेंस से क्रूएल्टी साबित करनी है या डिजर्शन साबित करना है। तो कई बार होता ही है कि हम जो डिफेंडेंट की एविडेंस है, जो दूसरे स्पाउस की एविडेंस है, जो वाइफ की एविडेंस है, उसके बारे में सोचते हैं कि भी इसको हम कोर्ट करेंगे, इसको रेफ़र करेंगे, लेकिन नहीं। हाई कोर्ट ने और हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि नहीं, आपकी इंडिपेंडेंट जो एविडेंस होगी उसके बेसिस पर ये देखा जाएगा कि भी आपका डाइवोर्स का ग्राउंड बनता है कि नहीं बनता है। और इसमें डिफेंडेंट की, आपके स्पाउस की, आपकी वाइफ की जो एविडेंस है वो बेसिस नहीं बनाई जा सकती। वो बेसिस नहीं बनाए जाते, सरकमस्टांसेस शो करते हैं, एज कॉर्बोरेटिव एविडेंस आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस ऑफ योर वाइफ यू कैन नॉट क्लेम दी डिवोर्स। और आप ये नहीं कह सकते कि साहब इसके बेसिस पर भी क्रूएल्टी साबित है। तो ये एक नेक्स्ट पॉइंट है कि आप अपनी एविडेंस पर ही डिपेंड करें और किसी भी तरीके से आप जो डिफेंडेंट है उसकी एविडेंस पे निर्भर ना करें। अगली बात ये आती है कि देखिए, कॉर्रोबोरेटिव एविडेंस ज़रूर होनी चाहिए। अकेले अगर हस्बैंड की एविडेंस है तो सोल स्टेटमेंट ऑफ हस्बैंड इज़ नॉट सफिशिएंट टू प्रूव क्रूएल्टी और डिजर्शन। तो इसमें ये बात सही है कि मैट्रिमोनियल मैटर्स में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने यही माना है कि भाई अगर मान लीजिए जो एविडेंस इसमें नेचुरल है वो या तो आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, या आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं जिनका घर में आना जाना है, या आपके नेबर्स हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसमें कोई बहुत इंडिपेंडेंट अलग से आने वाले आदमी की
ज़रूरत आपको है, लेकिन आपको इसमें कॉरोबोरेटिव एविडेंस आपको ज़रूर दाखिल करनी है। अगर आप ये एलेज करते हैं कि भाई वाइफ मुझे इंसल्ट करती है, पब्लिक इंसल्ट करती है, मेरे ऑफिस में आकर के इंसल्ट करती है, मेरे पेरेंट्स से अलग रहना चाहती है, ये सब अगर आपने ग्राउंड्स इस तरह के लिए हैं, या मिसबिहेव करती है, या आपको जो मेडिकल ब्लिस है उससे उसने आपको डिप्राइव कर रखा है, तो इसकी आपकी अकेले की एविडेंस से काम नहीं चलेगा। आप इसमें जो भी पॉसिबल हो, क्योंकि देखिए इसमें कोई सेट प्रिंसिपल नहीं है, इसमें जो परिस्थिति हैं, जो एलिगेशन हैं, जिस तरह के आपका कंडक्ट है दोनों पार्टीज़ का, तो सारी बातें रेलेवेंट होती हैं। लेकिन बेसिक बात यह है कि केवल सोल एविडेंस ऑफ द हस्बैंड इज़ नॉट सफिशिएंट। आप उसमें बिल्कुल चूक ना करें, और अगर आपने अकेले एविडेंस दी है तो उसके बेसिस पर क्रूएल्टी साबित नहीं हो सकती, या डिजर्शन भी साबित नहीं हो सकता। तो इसलिए ये ज़रूर रखें कि वो जो लोग उसमें ऐसे हैं जिनकी की एविडेंस आप के केस में रेलेवेंट हो, तो कोई ना कोई कॉरोबोरेटिव एविडेंस आप ज़रूर दें। तो ये भी बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि जब फाइनल जजमेंट आता है तो उसमें बात आई लिखी रहती है कि भाई आप तो इंटरेस्टेड पर्सन हैं, यू वांट टू गेट रिड ऑफ योर वाइफ, तो लिहाजा आपकी एविडेंस को इतना वेटेज नहीं दिया जा सकता, या जब तक कि वो कॉरोबोरेट ना हो, या कोई ऐसी परिस्थिति है कि और कोई एविडेंस हो ही नहीं सकती। तो ये भी आप ध्यान रखें कि कॉरोबोरेटिव एविडेंस आपको ज़रूर देनी है, और आपको अपने एलिगेशन को और अपनी एविडेंस केवल अपनी ही एविडेंस पे डिपेंड नहीं करना है। ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कई बार चूक हो जाती है। इसके अलावा एक और बात है कि अगर क्रुएल्टी है या डिजर्शन है, तो दोनों में ही एक बात ध्यान रखें कि सेक्शन 23 है हिंदू मैरिज एक्ट का, और उसमें ये बात कही गई है कि अगर डिजर्शन जो वाइफ ने किया है उसके लिए कंडक्ट ऑफ दी हस्बैंड ही जिम्मेदार है, या हस्बैंड ने वो परिस्थिति उत्पन्न कर दी कि वाइफ को छोड़ के जाना पड़ा घर, तो ऐसे में हस्बैंड अपने ही रॉन्ग का फ़ायदा नहीं ले सकता। तो आपको ये बड़ा ख्याल करना है प्लीडिंग में भी और एविडेंस में भी, कि आपको किसी भी तरीके से ये ब्लेम ना किया जा सके कि भाई देखिए ये तो इन्हीं की गलती थी, ये वाइफ क्रूएल नहीं है, बल्कि क्रूएल बिहेवियर हस्बैंड का ही है जिसकी वजह से उसको घर छोड़ कर जाना पड़ा, या हस्बैंड ने ही उसको घर से निकाल दिया। तो इसमें बड़ा ध्यान आपको रखना है कि कोई एविडेंस ऐसी ना आए, और ये एक्सप्लेनेशन आना चाहिए कि भाई वास्तव में ये जो डिजर्शन है वो उसमें मेरी वजह से नहीं है, हस्बैंड की वजह से नहीं है, और इंडिपेंडेंट जो उसका कंडक्ट है वाइफ का, वो क्रूएल्टी को या डिजर्शन को साबित करता है। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, एक और बात आती है, और वो ये है कि कंडोनेशन बाई कंडक्ट, कंडोनेशन ऑफ द क्रूएल बिहेवियर ऑफ द वाइफ बाई कंडक्ट ऑफ हस्बैंड। अगर मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर मामला है जिसमें वाइफ से आपकी अनबन हो गई, और वो अपने पिताजी के घर चली जाती है, और बाद में आप उसे ले आते हैं, और लेने के बाद 1-2 साल बाद फिर आपको डाइवोर्स पिटीशन फाइल करना पड़ता है। तो ऐसे मामलों में जो लॉ है वो ये माना गया है कि भाई जब वो पहली बार गई थी और आपके साथ दोबारा आके रहने लगी, तो प्रीवियस कंडक्ट तो आपने हाउस ओवर क्रूअल इट वाज, वो आपने कंडोन कर दिया। लिहाजा जो वो कंडक्ट है, वो एविडेंस है, वो परिस्थिति हैं जो आपके साथ दोबारा आकर के वो रहने लगी है, उससे पहले की हैं, वो कंसिडर नहीं की जाएंगी। जब वो दोबारा आपके साथ आकर रहने लगी है, आप उसको घर ले आए हैं, और तब ये आपको सब्सिक्वेंट कंडक्ट उसका जो है वो देखना है। तो किसी भी तरीके से ये एविडेंस नहीं आनी चाहिए कि भाई जो बात आप कह रहे हैं और दूसरी पार्टी को मौका मिले कि भाई देखिए इस तरीके से इन्होंने तो आपके साथ इतने दिन बीच में रख लिया इसको, या इसके साथ रहने लगे, और जो प्रीवियस एलिगेशन है वो तो कंडोन हो गए हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट ख्याल रखना है एविडेंस देते समय, प्लीडिंग्स में भी और हर तरीके से, कि ऐसा कोई आर्गुमेंट दूसरी तरफ से मौका नहीं मिलना चाहिए कि जिससे कि कहा जाए कि भाई कंडक्ट आपने जो उसका बिहेवियर है उसको कंडोन कर दिया है। इसके अलावा एक बात जो है इम्पोर्टेंट, कि आइसोलेटेड इंसिडेंट ये डाइवोर्स के लिए सफिशिएंट नहीं है, यानी 1-2 घटनाएं हो गई तो वो सफिशिएंट नहीं है। कॉन्स्टेंटली जो आपकी वाइफ का बिहेवियर है वो क्रूएल होना चाहिए, और जो डिजर्शन है वो कांस्टेंट होना चाहिए, उसका परमानेंट इंटेंशन होना चाहिए कि वो आपके पास आकर के नहीं रहना चाहती। ये बात बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि जो आइसोलेटेड इंसिडेंट्स हैं चाहे कितनी भी ख़राब है वो, लेकिन वो नहीं साबित कर पाएंगी कि भाई ये क्रूएल बिहेवियर है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो सीरीज़ ऑफ इंसिडेंट्स हैं वो ये शो करना चाहिए कि भाई ऐसी परिस्थिति हो गई है कि उसके साथ रहना किसी भी परिस्थिति में आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए, आपकी इमोशनल हेल्थ के लिए, और आपकी पीसफुल लाइफ के लिए संभव ही नहीं है उसके साथ रहना। तो सीरीज़ ऑफ इंसिडेंट
आप कहें, और ऐसा नहीं है कि केवल एक इंसिडेंट से और किसी भी तरीके से डाइवोर्स ग्रांट हो जाए। क्योंकि आपको ये प्रैक्टिकली बात आपने भी देखी होगी कि देखिए ये जो लॉ है ये इस पर्पज़ से बना है कि भाई फैमिली को बनाए रखा जाए। तो इसलिए इसका जो इंटरप्रिटेशन है वो अगेंस्ट हस्बैंड ज़्यादा है डाइवोर्स मैटर्स में, जो ये केवल हस्बैंड के कहने से या उसकी स्वीट विल के बेसिस पे डाइवोर्स ग्रांट नहीं होता है। इसलिए बड़ा सीरियस मैटर होता है जो डाइवोर्स है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जनरली हस्बैंड के जो डाइवोर्स पिटीशन है वो जनरली खारिज होते हैं, और जब तक वो आपसी तौर पर सेटल ना हो जाए या बिल्कुल वो तय ना कर लें कि भाई चलिए हमें अलग अलग रहना है, तब तक ये डाइवोर्स पिटीशन ग्रांट होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो लिहाजा ये बड़ा ख्याल रखना है कि एक तो हस्बैंड की तरफ से वैसे भी थोड़ी दिक्कतें आती हैं, और अगर आपकी एविडेंस प्रॉपर नहीं है तो ये फर्दर एक डिफ़िकल्टी आपके लिए आएगी। तो इसलिए ये जो बातें मैंने आपसे कही हैं और मैंने शेयर की हैं, वो मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेसिस पर भी आपसे कह रहा हूँ कि अगर ये चीज़ें नहीं होती हैं, इसको हम ओवरलुक कर देते हैं, तो आर्ग्यूमेंट के समय बड़ा दिक्कतें आती हैं, आगे भी कोर्ट इन चीज़ों को देखती है। तो ये डिफेक्ट आपके एविडेंस में नहीं रहने चाहिए, और ये होमवर्क होना चाहिए रीडिंग से पहले भी और एविडेंस के दौरान भी। तो ये बातें इम्पॉर्टेंट हैं। और ये मैंने आपसे शेयर करना चाहा कि चूँकि मैंने देखा है कि कई बार ये प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टी आती हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये आपको शायद थोड़ा सा हेल्प करे कि चूँकि जब आप एविडेंस की तैयारी करें तो इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए आप ये सब करें। धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही। फिर किसी और टॉपिक पर, और जो प्रैक्टिकली हमें फेस करना पड़ते हैं प्रॉब्लम्स कह लीजिए या डिफ़िकल्टीज़ कह लीजिए ट्रायल के दौरान, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।